हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में टोटल 206 या 207 नदियां प्रवाहित होती हैं और यह वह राज्य है जो भारत का सबसे ज़्यादा नदियां उद्गमित करता है। इसीलिए इसका नाम नदियों का मायका पड़ा है। यदि दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज़्यादा नदियां हैं तो वो है आपका भारत, और भारत में यदि किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा नदियां हैं तो वो है आपका मध्य प्रदेश। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियां यहीं से प्रवाहित होती हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि जो जैसे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के बारे में डिटेल पिछली वीडियो में है। चंबल नदी, बेतवा नदी, इन नदियों के बारे में वीडियो पहले आ चुकी हैं, तो कृपया उनको देखें। इनके अलावा मैं जो नदियाँ और बचती हैं उनकी बात कर रहा हूँ इसमें, तो आप ध्यान दें इस पर। और जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अब हम इनके अव्वाह तंत्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये कहलाता है, ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सटा हुआ हिस्सा, जिसको कहा जाता है गंगा अव्वाह तंत्र। गंगा अव्वाह तंत्र से मतलब है कि जितनी भी नदियां हैं, जैसे बेतवा हुई, आपकी चंबल हुई, और जितनी भी चंबल की सहायक नदियां हैं, बेतवा की सहायक नदियां हैं, ये सब आगे जाके यमुना में मिलती हैं, और यमुना आगे जाके इलाहाबाद के पास गंगा में मिलती है। इसलिए ये पूरा गंगा का अव्वाह तंत्र कहलाता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा का अव्वाह तंत्र कहलाता है। नर्मदा नदी जहाँ से गुजरती है और उसके अलावा उसकी सहायक जितनी भी नदियाँ हैं, ये सब नर्मदा का अव्वाह तंत्र कहलाता है। इसके अलावा और नीचे देखेंगे, हम दक्षिण भारत तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, तो यहाँ पर ताप्ती नदी है। इसका अपना अलग अव्वाह तंत्र है। हालांकि ये नर्मदा के साथ में बहती है, और नर्मदा जहाँ गिरती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, वहीं ये जाके खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये गिरती है। लेकिन दोनों ही समांतर नदियाँ बहते हुए जाती हैं, और ये मध्य प्रदेश की मात्र दो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और इसके अलावा जो भी नदियाँ हैं ये किसी अदर नदी में जाके मिल जाती हैं। और इसके बाद ये आता है माही नदी अव्वाह तंत्र। माही नदी की ये विशेषता है, हालांकि ये मध्य प्रदेश की छोटी नदी है लेकिन ये विश्व में जानी जाती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा मकर रेखा को कांगो नदी काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। हालांकि ये दोनों नदियां, लिम्पोपो और कांगो, दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप की हैं और एशिया महाद्वीप की या भारत की, और उसमें भी मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम और बात करते हैं आगे की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करती है। इसके अलावा एक मालवा क्षेत्र से निकलती है छिप्रा, तो इसको मालवा की गंगा कहा जाता है, मालवा क्षेत्र की गंगा। और एक निकलती है यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र से, तो इसको, यह है बेतवा, तो इसको कहा जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। तो ये 3 नदियों को वैसा विशेष नाम दिया जाता है, जैसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बेतवा नदी को, मालवा की गंगा, छिप्रा नदी को, और पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। हालांकि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की 3री बड़ी नदी है। तो ये भारत में भी अपना स्थान रखती है, और इसको भारत की विभाजक नदी कहा जाता है। इसके उत्तर में जाएंगे आप तो उत्तर भारत में जाएंगे, इसके दक्षिण में जाएंगे तो आप दक्षिण भारत में प्रवेश करेंगे, तो इसको भारत की विभाजक नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पर प्रमुख बांध बने हैं, जैसे ही ये अनूपपुर जिले से निकलती है और इस पर कपिलधारा जलप्रपात है, थोड़ी सी आगे जाके इस पर दुग्धधारा जलप्रपात है, और जैसे ये जबलपुर में पहुंचती है तो यहाँ भेड़ाघाट जलप्रपात है इस पे, जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। और आगे जाती है तो ये इस पे मंदार जलप्रपात है, और आगे इस पे दर्दी जलप्रपात है, और आगे इस पे सहस्त्रधारा जलप्रपात है। इसके बाद ये अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है, और एक गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात के कुछ जिलों से 4 जिलों से होते हुए ये भरूच के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसकी
प्राकृतिक जलप्रपात है, लेकिन इस पर मानव निर्मित एक यहाँ जबलपुर के पास में इस पर बरगी बांध बना हुआ है, जो जबलपुर के बिजौरा ग्राम में है, और इसका नया नाम कर दिया है रानी अवंतीबाई सागर बरगी बांध का। और एक खंडवा जिले में पुनासा बांध बना है इस पे, तो उसका नाम इंदिरा गांधी सागर बांध है। और इसके अलावा गुजरात में इस पे एक सरदार सरोवर बांध बना है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, जो 4 राज्यों को लाभान्वित करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन चारों के लिए लाभ होता है, क्योंकि कुछ के लिए पेयजल व्यवस्था है, कुछ के लिए किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था है, और कुछ राज्यों के लिए पानी की व्यवस्था है, और कुछ राज्यों के लिए बिजली बना के दी जाती है। ये चारों प्रकार से लाभ होता है इसमें, और चारों राज्यों को लाभ होता है। और इसकी सहायक नदियाँ टोटल 41 हैं, जिसमें से 22 नदियाँ बाएं किनारे से मिलती हैं और 19 नदियाँ दाएं किनारे से मिलती हैं। और यह टोटल दूरी अमरकंटक से भरूच तक 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से अलीराजपुर तक 1077 किलोमीटर बहती है, और ये लगभग 15 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। और इसकी सहायक नदियाँ जो प्रमुख हैं, बाएं से मिलने वाली नदियों में है बंजार, बरनार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गंजाल, कुंदी, देव, खोई आदि और भी इसके अलावा नदियां हैं। इसके अलावा दाएं से मिलने वाली जो नदियां हैं, हिरन, तंदोली, वरना, चंद्रकेसर, कनार, ऊटी और हथनी, ये इसकी दाएं से मिलने वाली नदियां हैं, जो प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो नदी है वो है तवा, सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा, जिस पे एक तवा बांध भी बना है होशंगाबाद में। वो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि तवा बांध किस नदी पे है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी की। हालांकि इसकी भी वीडियो आ चुकी है पहले, तो जो डिटेल में इससे ज़्यादा विस्तार में देखना चाहे तो वो आगे की वीडियो देख सकता है। हालांकि ये इंदौर के महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और रतलाम से होते हुए, मंदसौर से होते हुए राजस्थान में चली जाती है। और इस पे यहाँ मंदसौर जिले में एक बांध बनाया गया है, जो है गांधी सागर बांध, और जो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना मानी जाती है, जो जल से हम बिजली बनाते हैं, वो प्रथम मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में जाती है तो एक यहाँ पे चित्तौड़ के पास महाराणा प्रताप सागर बांध बना है, और ऊपर कोटा जिले में एक जवाहर सागर बांध बना है इसमें। और एक इस पे छोटा सा जलप्रपात भी है, जिसे चुलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद यह पुनः नदी मध्य प्रदेश में आ जाती है, तो श्योपुर, भिंड, मुरैना से होते हुए आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है इटावा के पास। और यहाँ पर इसकी एक विशेषता है भिंड मुरैना में कि ये बीहड़ का निर्माण करती है, जिसे डाकुओं का आश्रय कहा जाता है। और जो आप लोगों ने सुना भी होगा चंबल के डाकू, तो वो इसी क्षेत्र की बात की जाती है। इसके अलावा यदि आप और ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो फिर वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल दिया है। जितना कि पूछा जाता है इसमें, बांध पूछे जाते हैं, जलप्रपात पूछा जाता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता पूछी जाती है कि बीहड़ का निर्माण करना, और इसका अंत होता है इटावा के पास यमुना नदी में। और इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि छिपड़ा, सिवाना, पार्वती, काली सिंध, ये और कुननो, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद बेतवा नदी की। जैसे कि इसका भी पहले वीडियो आ चुका है बेतवा नदी का, कि ये कहाँ से, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, और इसका पुराना नाम बेत्रवती है। और जैसे ये कुमरा गांव से निकलने के बाद विदिशा और रायसेन की बॉर्डर से होते हुए यूपी में पहुंचती है, ललितपुर में इस पे एक बांध बना है। हालांकि एक बांध यहाँ भी बना है यूपी विदिशा और रायसेन की बॉर्डर पे, जिसे हलाली बांध के नाम से जाना जाता है, और उसका दूसरा नाम है सम्राट अशोक सागर। इसके बाद जैसे ये ललितपुर में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है, तो इस पे एक बांध बना है राजघाट बांध, जिसका दूसरा नाम है माता टीला बांध, और इसको महारानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यह नदी जाती है फिर से एमपी में, आती है दतिया में। तो दतिया में इस पे एक नहर बनी है, भांडेन नहर। फिर इसके बाद ये नदी पुनः मध्य प्रदेश में आती है, तो यहाँ ओरछा से होते हुए फिर आगे बढ़ती है, और आगे जाके यूपी में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ
जो बीना, दसान और जामिनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बीना नदी पे सागर जिले की राहतगढ़ तहसील में एक इस पे प्राकृतिक जलप्रपात है जिसे भालकुंड जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और यह नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलने के बाद हमीरपुर यमुना नदी में, जहाँ तक ये यमुना नदी में नहीं मिल जाती, यहाँ तक ये पूरा अपना 480 किलोमीटर का सफ़र पूरा तय करके यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे सोन नदी की। मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है जो नर्मदा के साथ में अमरकंटक से अनूपपुर जिले से निकलती है। हालांकि इसके साथ में एक नदी और निकलती है। ये अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और एक जोहिला। जोहिला सोन की सहायक नदी है और सोन नदी आगे जाके गंगा नदी में मिलती है पटना के पास। मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो गंगा नदी में मिल रही है डायरेक्ट जाके, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसको प्राचीन काल में स्वर्ण या सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके 3 नाम प्राचीन नामों में आते हैं। और कहा जाता है कि वाल्मीकि ने अपने रामायण में बालकांड में सोन नदी को शुभांगी कहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये प्राचीन काल से भी महत्वपूर्ण नदी रही है। और इसका उद्गम होता है आपके अमरकंटक के अनूपपुर से, ठीक है। और अनूपपुर जिले में एक मैकाल पर्वत है जिसमें एक अमरकंटक जगह है, इससे ये 3 नदियाँ निकलती हैं, उसमें से एक सोन भी है, ठीक है। और अमरकंटक से लेकर गंगा में जहाँ ये मिलती है पटना के पास, यहाँ तक की इसकी टोटल दूरी है 780 किलोमीटर। और ये इतनी दूरी तय करने के बाद जाके गंगा में मिल जाती है पटना के पास बिहार में। इस पे एक बांध बना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शहडोल में, हालांकि ये मध्य प्रदेश में ही है, शहडोल में बना है। देवलोत एक जगह है शहडोल की, वहाँ पे बाणसागर बांध, जो 3 राज्यों का संयुक्त बांध है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये सोन नदी पे बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और इसके अलावा इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे जोहिला तो इसके साथ ही में निकल के आती है और यहीं मिल जाती है। और बनास नदी है, रेहंद नदी है और गोपद नदी है। ये इसकी सोन नदी की प्रमुख नदियां हैं जो सहायक हैं। इसके बाद ताप्ती नदी की बात करते हैं। तो ताप्ती नदी निकलती है बैतूल जिले से, बैतूल के मुल्ताई नामक पहाड़ियों से निकलकर नर्मदा के समांतर बहते हुए सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। हालांकि इसको भी प्राचीन काल में इम्पोर्टेंट दिया गया था, जैसे कि महाभारत में इसको सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है ताप्ती नदी को। और ये यहाँ से निकल के बैतूल के मुल्ताई पहाड़ियों से और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है और नर्मदा के समांतर बहते हुए टोटल 724 किलोमीटर अपनी दूरी तय करके सूरत के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा, बाघोड़ और आनेर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी का धार्मिक महत्व स्कंद पुराण में भी बहुत बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी तवा की बात। तो तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले से ही होता है। पचमढ़ी के पास में महादेव पर्वत है जहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका अंत होशंगाबाद जिले में ही नर्मदा नदी में होता है। हालांकि ये छोटी नदी है, लगभग 172 किलोमीटर दूरी तय करके ये नर्मदा नदी में मिल जाती है और इस पर एक तवा बांध बना है जो इम्पोर्टेंट है और ये तवा बांध के ही नाम से जाना जाता है। तो वैसे याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तवा नदी है और तवा बांध है, तो इसलिए याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं देनवा, मालिनी और सुखतवा, ये इसकी सहायक नदियां हैं जो पूछ ली जाती हैं कभी कभार। इसके बाद हम बात करते हैं तवा नदी की, क्षिप्रा नदी की, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। हालांकि ये मालवा क्षेत्र से निकलती है इसलिए ये मालवा की गंगा कहलाती है। इसको काफ़ी लोगों को लाभान्वित करती है इसलिए ये गंगा कहलाती है। और ये चंबल नदी की सहायक नदी भी है। ये निकलती है इंदौर के पास काकरी बर्डी पहाड़ी से, इंदौर के पास
काकरी बरडी पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से होते हुए राजस्थान में चली जाती है। और जैसे यहाँ से ये निकलती है उज्जैन, रतलाम और मंदसौर, तो यहीं राजस्थान में जाने से पहले ये चंबल नदी में मिल जाती है। और जैसे ही मंदसौर में गांधी सागर बांध के पहले ये चंबल नदी में मिल जाती है। और जहाँ से निकलती है जहाँ तक जाती है ये कुल दूरी 195 किलोमीटर जाती है। और जैसे इंदौर के पास काकरी बरडी पहाड़ी से जहाँ ये मिल रही है मंदसौर में 195 किलोमीटर दूरी तय करती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, दो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक है खान और दूसरी है गंभीर। खान नदी पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वो है इंदौर। तो खान नदी के तट पे इंदौर शहर है और गंभीर नदी पे एक यशवंत सागर बांध बना है, इसलिए ये दोनों नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और क्षिप्रा नदी आगे जाके इसकी सहायक नदी बन जाती है चंबल की। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है चंबल नदी की कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। इस पे महाकाल का मंदिर है जिसके लिए विश्व विख्यात है, जहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। हालांकि भारत में 4 जगह ही कुंभ का मेला लगता है, एक हरिद्वार गंगा नदी पे, एक प्रयागराज संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, और एक लगता है नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और चौथा है आपका उज्जैन महाकाल की नगरी जिसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी पे कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काली सिंध नदी की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये देवास के पास मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है ऐसा जिसमें नोट प्रेस है। हालांकि लेदर कॉम्प्लेक्स भी है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये देवास के पास बागली गांव से निकलकर शाजापुर, राजगढ़ और आगर मालवा का कुछ हिस्सा कवर करते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। और जहाँ पर ये झालवाड़ा, कोटा और नौरेरा जिलों से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। और ये टोटल 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। और इसके किनारे पर मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर है देवास है और सोनकच्छ है। ये 2 शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। बस इसका इतना ही महत्व है। इसके बाद हम बात करते हैं केन नदी की, जो जबलपुर के पास से निकल कर आती है और कटनी, पन्ना से होते हुए यूपी में प्रवेश करती है। हालांकि ये पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर बनाती है। और टोटल दूरी और जैसे ही ये आगे निकलती है तो यूपी में बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये टोटल दूरी 250 किलोमीटर तय करती है। इसके अलावा इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है उर्मिल, वो इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान से के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए ये भी नदी इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी और पूछ लिया जाता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं टॉन्स नदी की। तो टॉन्स नदी का एक अपना दूसरा नाम है तमसा। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर श्रेणी है, यहाँ कैमूर पर्वत श्रेणी है, जो मैहर के पास तमसा कुंड है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और यह इसका समापन, जैसे ये यूपी में जाती है तो इसका समापन होता है इलाहाबाद के पास। और इससे पहले ये पूर्वा के निकट मैदानी भागों में आती है। जैसे ही कैमूर श्रेणी से अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही मैदानी भाग में आती है तो वहाँ पूर्वा के पास से होते हुए आगे बढ़ती है और इलाहाबाद के पास करछना तहसील में सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। पहली मिलती थी सोन और दूसरी मिलती है टॉन्स। तो ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश की उसकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये टोटल 265 किलोमीटर दूरी तय करते हुए आगे बढ़ती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है वो है बेलन। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बेलन नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसकी है, टॉन्स नदी की। हालांकि कोई कोई बुक में इसकी दूरी, टोटल दूरी दी है 320 किलोमीटर। बाकी हो सकता है कि जिस बुक से आप पढ़ेंगे उसमें, और यदि जैसे दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको 265 ही लगाना है, और यदि
दोनों नहीं है तो 320 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई कोई बुक में इसका जिक्र मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की, जो सीहोर के निकट से निकलती है और शिवपुरी से होते हुए ग्वालियर के पास से आगे बढ़ती है। और यहाँ से जहाँ से ये निकलती है वहाँ विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी छोर कहलाता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये विंध्याचल के पश्चिमी छोर से निकलती है, ठीक है। और जो पश्चिमी छोर में कहाँ से, सीहोर जिला से ये निकलती है, ठीक है। इसका नाम दूसरा है पारा, और ये आगे बढ़ के ग्वालियर से होते हुए सिंध नदी में मिल जाती है, ठीक है। हालांकि इस नदी का कालिदास ने अपनी मेघदूत पुस्तक में जिक्र किया है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ग्वालियर शहर इसके तट पर है। और इसके बाद सिंध नदी है, जो मध्य प्रदेश के गुना के पास सिरौंज से निकलती है। विदिशा जिले की एक तहसील है सिरौंज, तो सिरौंज से निकलकर आगे जाके उत्तर प्रदेश में राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो एक छोटी सी नदी है, लेकिन इसका नाम कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है सिंध नदी का, ठीक है। सिरौंज से निकलकर ये यूपी में जाके चंबल नदी में मिल जाती है सिंध नदी, और सिरौंज तहसील से निकलती है गुना जिले की, विदिशा जिले की सिरौंज तहसील से। इसके बाद बैनगंगा नदी, जो कि सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से उद्गमित होती है और आगे बढ़ती हुई लगभग 570 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध बना है सिवनी में, भीमगढ़ संजय सरोवर बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है, जो बालाघाट और सिवनी दोनों की बॉर्डर पे है। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए पूछ लिया जाता है। और बैनगंगा आगे जाके नाम चेंज हो जाता है इसका, और आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है ये नदी। तो ये गोदावरी की सहायक नदी भी कहा जाता है बैनगंगा को। इसका उद्गम होता है सिवनी छिंदवाड़ा से। और इस नदी की सहायक नदियां हैं कन्हान, पैंच जो आपके मध्य प्रदेश से ही निकलती है सिवनी जिले से, और इसकी सहायक यही इम्पोर्टेंट नदियां हैं। जो पैंच नदी यही है जो आपकी सिवनी से निकल के आगे बढ़ती है, और इसकी आगे जैसे ये जाती है महाराष्ट्र में, तो ये वर्धा नदी में मिल जाती है, और वर्धा नदी आगे जाके आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसलिए बैनगंगा नदी को गोदावरी नदी की सहायक नदी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे माही नदी की। माही नदी की विशेषता तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं, कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा ये धार जिले से उद्गमित होती है, जो सरदारपुर जगह है वहाँ से ये निकलती है, और ये नर्मदा के साथ बहती हुई खंबात की खाड़ी में ये भी अलग से गिरती है। और इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, पर्वत है, उजास है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और इसकी कुल दूरी है 583 किलोमीटर दूरी तय करके ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, और निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे पेंच नदी की, जो सिवनी जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, और आगे बढ़ के बैनगंगा की सहायक नदी थी कन्हान, उसमें जाके ये मिल जाती है। तो ये बैनगंगा की सहायक नदी कहलाती है पेंच। और इसकी एक सहायक नदी है कुलबेहरा, ये इसकी सहायक नदी है, और टोटल दूरी है इसकी 274 किलोमीटर। बस यही इतना इसका इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। और इसकी एक और विशेषता है कि ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसी के नाम पर, राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा पेंच नदी के नाम पर, और ये उसके बीचों बीच से गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट नदियां हैं। इनके अलावा तो 206 ये हैं, जो लेकिन एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, उनके बारे में कभी नहीं पूछा जाता। यदि पूछा जाएगा तो कौन किसकी सहायक नदी है ये जरूर पूछ लिया जाता है, लेकिन इतनी जो नदियां मैंने बताई हैं आप लोगों को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से कुछ भी ना छूटे, इसलिए विशेष ध्यान रखना कि कुछ छूटे ना, यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं। और इसके अलावा हम आगे बहुत जल्द
कुछ और भेजने वाले हैं आपको, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप देखना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।